केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर पूरा लेक्चर सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रेट लॉ। इस रेट लॉ को समझने से पहले आपको हम फर्स्ट ईयर की क्लास में ले चलते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक नाम सुना था, पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, गुल्डबर्ग एंड बागे ने। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। और ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन था इनका। जैसे इनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is equal to the multiple of active mass of reactant molecule and each term of active mass is raised to the power of stoichiometric coefficient। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीपल के बराबर होगा और हर एक एक्टिव मास के ऊपर जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर के रूप में चला करेगा। जैसे बेटा A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A, इसका B, तो इसके अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू K, A की पावर A, B की पावर B। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन था। और याद रखिएगा ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरी के बेस पर है। इसमें हमारा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है। हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने रिएक्शन को देखा और लिख दिया। लेकिन अब हम केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट लॉ पढ़ने चल रहे हैं ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सपेरिमेंटल होगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करके हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन किन किन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा, ये हम देखते हैं। अपने आप हम नहीं लिख देते, अपने आप हम नहीं लिख सकते हैं। तो समझिएगा कि रेट लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है यहां पर। तो रेट लॉ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction in terms of molar concentration of reactant molecule and each terms of
concentration is raised by some power which may or may not be equal to stoichiometric कोफिशिएंट। तो रेट लॉ का फिर से सुन लीजिएगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of molar concentration of reactant molecule and each terms of concentration is raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। जैसे बेटा A plus B gives product, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर m बी की पावर n। यहां पर के रेट कांस्टेंट है, m और n इसका पावर है a और b का, m एंड n may or may not be equal to A and B। M और N की जो वैल्यू है A और B के इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। M and N is a एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। M और N एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको नोट करिए। इधर आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। तो M और N आपका टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और यही समझ लीजिए इस m प्लस n के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप देख करके उसका रेट ला नहीं बता सकते हो विदाउट एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं कुछ रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, 2NO plus O2 gives 2NO2, CsCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl, CS3 COO C2H5 plus H2O gives this one। अब आप देखिएगा जरा सा, जब ये ऑब्जर्व किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि अगर हम इन दोनों में कंसंट्रेशन में चेंज करें तो किसके चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसके बिहाफ पर हम पता करते हैं कि इनका रेट ला क्या होगा। अब जैसे अगर इस रिएक्शन का रेट ला निकाला जाए तो यहां पर रेट इक्वल टू आएगा के NO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो यहां तो साथ साथ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही वैल्यू आ गई। ये एक्सपेरिमेंट के भी यहां पर देखा गया। ये एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन NO की कंसंट्रेशन की 2 पावर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर NO का 1 मोल बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, अगर NO का 2 मोल बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा। O की कंसंट्रेशन जो है
अगर 2 करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 होगा, 3 करेंगे 3 होगा। स्क्वायर नहीं है, सिंगल है पावर m, पर यहाँ पर डबल नहीं होगा। तो जिसके यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन इनकी कितनी कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो रेट इक्वल टू CsCl3 और Cl2 की पावर 1/2 चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर स्टोकियोमेट्री पर इसके तो डिपेंड कर रहा, बट इसका नहीं है। और इस केस में निकालोगे माने H2O कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। आप पानी कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा दीजिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है किसी केमिकल रिएक्शन का आप रेट लॉ कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप याद रखिएगा, रेट लॉ टोटली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ उस रिएक्शन को देखकर नहीं बना सकते हो जब तक कि आपको एक्सपेरिमेंटली ये ना दिया हो कि उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं एक्चुअल में उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तब तक आप ये नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो ये होता है बेटा रेट लॉ। तो रेट लॉ हम एक्सपेरिमेंटली किसी केमिकल रिएक्शन का डिटरमाइन करते हैं। अब यहां पर आपने देखा रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता डिफाइन करने के लिए। तो अब हम लोग रेट कांस्टेंट की चर्चा करेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। इसको नोट करिए आप लोग, फटाफट से नोट कर लिया ना सबने बेटा। चलिए अब देखिए कि रेट लॉ क्या होता है, मतलब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो आपने देखा रेट इक्वल टू के ए की पावर m b की पावर m। तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन a की पावर m b की पावर n। और आपको मालूम है कि m और n एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। m प्लस n का जो सम है इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में अगर हम A और B की कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दें, यूनिट कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम यूनिट। अगर ये 1 हो गया पावर चाहे जो हो, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो K इक्वल टू क्या आ गया रेट। तो कहने का मतलब अगर आपके बोर्ड में आ गया एग्जाम में कि डिफाइन द रेट कांस्टेंट 1 मार्क्स में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए रेट कांस्टेंट के किसके बराबर है, रेट के। यहां पर K क्या आपका रेट कांस्टेंट बताया था पहले आपको। रेट कांस्टेंट रेट के बराबर है, लेकिन कब, जब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ chemical reaction is the rate of reaction when concentration of reactant molecules are unity। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फॉर अ यूनिट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन शर्त क्या है कि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो अगर आप ए और बी कंसंट्रेशन को यूनिट ले लोगे, यूनिटी ले लोगे, तो जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर आ जाएगा।
तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब जरा आप समझिएगा, इधर नोट कर लिया आप लोगों ने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट तुरंत। ये तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is the rate of reaction when concentration of reactant molecule are unity, या reactant molecules is unity। तो कहने का मतलब है reactant molecules is unity। क्लियर? अब आप देखिए यूनिट ऑफ K, जरा समझिएगा K की यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड करेगी, M और N पर। यूनिट ऑफ K डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ M एंड N, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि M और N का सम क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा आप देखिए K इज इक्वल टू रेट अपॉन A की पावर M B की पावर N। इफ M प्लस N इक्वल टू 0 मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, तो K इज इक्वल टू रेट A की पावर 0 B की पावर 0, और इस केस में ये हो जाएगा रेट K इक्वल टू रेट 1 1, और रेट यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ rate constant for zero order reaction, the unit of rate constant for zero order reaction। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बेटा, अभी आपने देखा जीरो ऑर्डर के लिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जीरो ऑर्डर के लिए आपने देख लिया। अब बेटा आपने देखा K इक्वल टू रेट A की पावर M B की पावर N, और आपको बता दें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल लिखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, तगड़ा हो, सबकी जो यूनिट होगी वो मोल लीटर इनवर्स होगी, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन है। अब अगर हम कहें M प्लस N इज इक्वल टू 1, तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर दो बातें होंगी, या तो M0 होगा, N1 होगा, तब इसका सम 1 आएगा, या तो M1 होगा, N0 होगा, तब इनका सम 1 आएगा। अब हमने कहा साहब एक M की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 0 है, ये 1 हो जाएगा, और रेट यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स, तो कैंसिल हो गया, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, अब जो भी टाइम इसमें लिया होगा। तो ये किसकी यूनिट आई? यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। आप इनमें से किसी की वैल्यू 0 ले सकते हैं, किसी की वैल्यू 1 ले सकते हैं, अब सेम आंसर आएगा आपका। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, कैसे निकालोगे रेट कांस्टेंट यूनिट। इधर आप नोट कर लिए ना कि स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखिएगा, k इक्वल टू रेट a की पावर m b की पावर n, ये तभी होगा जब m प्लस n इक्वल टू 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और ये कब होगा, जब m1 हो, n1 हो, तब 2 होगा, या m2 हो जाए, n0 हो जाए, तब ये 2 होगा। और भी कंडीशन हो सकती है, या 1/2 हो जाए, या हाफ हो जाए। कोई भी कंडीशन। रेट यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप a की पावर 1 ले लो, b की पावर भी 1 ले लो। ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, और ये भी हो गया मोल लीटर इनवर्स, एक कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सेम अगर वही आप एक की पावर ले लेते, मान लीजिए आपने ले लिया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन एक की पावर, अगर आपने 2 लिया होता तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर। अभी वही बात आती है, ये हो जाता फिर आपका मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे। अब देखिए ये रेट कांस्टेंट क्या क्या आपको एक्सप्लेन करेगा। रेट कांस्टेंट आपको क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। रेट कांस्टेंट के देखिए रेट कांस्टेंट के आपको सबसे पहले बताएगा कि एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, माने स्पीड ऑफ रिएक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ के, फास्ट इज द रिएक्शन। माने के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। के की वैल्यू जितनी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा।
वैल्यू ऑफ के माने रेट कांस्टेंट इज independent to the concentration of reactant molecule. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगा, माने उसकी कंसंट्रेशन पे से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा ही था जब हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिट ले रहे थे। तो वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नंबर थर्ड, वैल्यू ऑफ के increases on increasing the temperature of reaction, on increasing the temperature of reaction. K की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। The value of K increases with increasing temperature. मतलब K is directly proportional to temperature. Unit of K is different for different order of reactions. For different order of reaction. K की वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होगी। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम समझेंगे। A reaction which takes place in one step is called elementary reaction. ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। A reaction which takes place which takes in one step, a reaction which takes place in one step is called elementary reaction. जैसे बेटा H2 plus I2 gives 2HI, C plus O2 gives CO2, 2H2O plus O2 2H2, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि ये एक स्टेप में होगी। तो वो सारी की सारी रिएक्शन
जो सिंगल स्टेप में होंगी उन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? अब a reaction which takes place more than in one step called complex reaction. Called complex reaction. ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होगी उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. That reactions are called complex reaction which takes place more than in one step. जैसे बेटा एक रिएक्शन है 2KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives 2KCl plus 3Fe2SO4 होल थ्राइस और उसके बाद जो बनेगा प्लस 3H2. इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है. पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है. अब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होगी. ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होगी. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. इनमें बहुत सारे स्टेप होंगे. इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन in a complex reaction only slow step is the rate determining step. किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हुआ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन इन वन स्टेप. किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसका जो स्लो स्टेप होगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उनमें जो स्लो स्टेप होगा वही सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. माने रेट हम उसी स्टेप से फाइंड आउट करेंगे. तो ये आपने देखा बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात आपने समझी. अब इसको रब कर दिया जाए, नोट कर लीजिए सूत्र, जल्दी नोट करिए. अब हम लोग देखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर बाकी चर्चा करते हैं। द सम ऑफ पावर एक्सपोनेंट raised over the molar concentration of reactant molecules in the rate law of a chemical reaction is called order of reaction. The sum of power raised over the molar concentration of reactant molecules in the rate law of a chemical reaction is called order of reaction. Is called order of reaction. ये डेफिनेशन हो गई। थोड़ा मार्कर को पोलियो ड्रॉप मिला दें, इसको कमजोरी लग रही है। पोलियो ड्रॉप पिला दिया गया। अब देखिए, जैसे A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, आपने अभी पढ़ा इसी लेक्चर में, यहां पर रेट इक्वल टू के ए की पावर m बी की पावर n, ये इसका रेट लॉ है। इस रिएक्शन का रेट लॉ, रेट इक्वल टू के ए की पावर m बी की पावर n। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जो निकलेगा वो m प्लस n का सम होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन के रेट लॉ में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो पावर लगी होगी उसका जो सम होता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m प्लस n। आपको मैंने पहले कहा कि m प्लस n एक एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल in elementary and complex both reaction। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल इन बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थोड़ा साफ साफ लिख देना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is applicable for elementary and complex both type of reaction। तो order of reaction is experimental value
and applicable for elementary and complex both reaction. अगर m plus n का सम 0 है तो इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे। अगर m plus n का सम 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। m plus n 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर m plus n का सम 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक, अब देखिए जैसे H2 plus I2 gives 2HI, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर रेट इक्वल टू K, H2 की पावर 0, I2 की पावर 0। तो मानिए कौन सी रिएक्शन हो गई? 0 है। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? 0 है। SO2 Cl2 gives SO2 plus Cl2 rate equal to K, इसकी पावर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टू NO plus O2 gives 2NO2, NO की पावर 2 O2, तो 2 plus 1 क्या हो गया? 3, ये थर्ड ऑर्डर, CsCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl, rate equal to CsCl3, तो इसका ऑर्डर आप क्या हो जाएगा? 1 plus 1 by 2, तो क्या हो जाएगा? 3 by 2। तो ये ऐसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। बट याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब या तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू गिवन हो कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन किन किन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी पावर पर डिपेंड है, या फिर उस केमिकल रिएक्शन का रेट ला गिवन हो। जब तक किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ला नहीं गिवन होगा तब तक आप उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आइदर यू हैव गिवन द एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्लियर? अब देखिए साहब, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है साहब, पहली बात एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, it is a
experimental value and determined by rate law of a chemical reaction. Order of reaction may be 0, even fractional, along with one, two, and three. Next, for a complex reaction, order of reaction is determined by its slowest step. किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होगा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन applicable for elementary and complex both type of reaction. It is experimental value determined by the rate law of a chemical reaction. Order of reaction may be 0, even fractional, along with 1, 2, 3. For a complex reaction, order of reaction is determined by its slowest step. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हुई. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको याद रखिएगा. जब तक हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ला नहीं डिटरमाइन कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली कि एक्चुअल में उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तब तक हम उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा हुई. और आपके कोर्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर केवल है. मैं सेकंड ऑर्डर के भी कुछ ग्राफ्स और आपको फार्मूले बता दूंगा. जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको डिटेल पढ़ना, आपके कंपटीशन में भी आएगा, आपके बोर्ड में भी उससे क्वेश्चन रिलेटेड है. तो ये आपने अभी देखा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. इसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन how can we find out the molecularity of the reaction. तो अब हम लोग देखेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. देयर इज नो मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होगी. तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेप्स.
इसीलिए हम जब मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं हम सिर्फ बात करते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो देखिएगा इसको डिफाइन कैसे करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी of an elementary reaction is the sum of reacting species atom, ion, molecules present in the valence equation of the reaction। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ एलिमेंट्री रिएक्शन या molecularity of a reaction is the sum of reacting species, atom, ions, molecules present in the valence equation of the elementary reaction या valence equation of the reaction। तो सिंपल सा याद रखिए कि molecularity is the sum of reacting species present in the valence equation of a elementary reaction। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि molecularity is the sum of reacting species present in the valence equation of a elementary reaction। आप देखना बेटा कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे आप निकालोगे, किसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज नेवर जीरो, याद रखिएगा। किसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी बेटा जीरो नहीं होगी। जैसे बेटा इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइड, इसको हीट करोगे तो ये 2H2O प्लस N2 में टूट जाएगा। अब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी कितनी होगी, 1। H2 plus I2 gives 2HI, molecularity 2 2SO2 plus O2 give 2SO3, molecularity 3 हो। NO plus O2 gives 2NO2, molecularity 3 हो। तो ऐसे आप किसी रिएक्शन को देखकर बता सकते हो कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। If
molecularity of a reaction is 3 or more than 3 is more than 3, then it is a complex reaction. अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। अब मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलरिटी इज applicable only for elementary reaction. No meaning of molecularity for a complex reaction. Molecularity never be zero it is a whole number. Molecularity never be zero. It may be non-integer. Molecularity is a theoretical value determined by mechanism of reaction. मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म से डिटरमाइन होगी। For a complex reaction, molecularity is different for its different step. तो molecularity is applicable only for elementary reaction. No meaning of molecularity for a complex reaction. Molecularity never be zero, it may be non-integer. Molecularity is a theoretical value determined by mechanism of reaction. For a complex reaction, molecularity is different for its different step. तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा। ये अभी थ्योरेटिकल पोर्शन आज आपने पढ़ा, इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड पढ़ेंगे, उसके फार्मूले पढ़ेंगे और हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।